नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम जिन मेहमान से रूबरू हो रहे हैं वो न्याय के क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत हैं। भोपाल से वह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो हाई कोर्ट के जज बने और जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र से पहले व्यक्ति हैं जो हाई कोर्ट में जज बने। उन्होंने बहुत सारे लंबा उनका वकालत का कैरियर रहा। लगभग 25 साल उन्होंने वकालत की और लगभग 10 साल वो हाई कोर्ट में जज भी रहे। बड़े बड़े फैसले किए उन्होंने और आज भी वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। और एक उनका और काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने समाज के लिए या अपने समाज के मंदिर के लिए बड़ी भूमि दान की और एक बड़ा विशाल मंदिर भी बनवा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं रिटायर्ड न्यायमूर्ति जस्टिस अभय गोहिल जी। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी नमस्कार। बहुत सारे सवाल हैं, न्याय के क्षेत्र से संबंधित भी हैं, वर्तमान परिदृश्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले अभय जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये न्याय के क्षेत्र के प्रति रुचि कैसे बनी? क्या परिवार में कोई न्याय के क्षेत्र में था? आखिर आप यह उसमें कैसे आए? न्याय के क्षेत्र में मैं अनायास नहीं आया। उसके पीछे कुछ कहानी है जो मुझे इस प्रोफेशन के लिए पीछे से ढकेली। मेरा जन्म सिरोंज एक जो कस्बा है, आज तो सब डिवीज़न है, वहाँ हुआ। वो 1156 के पहले राजस्थान का भाग था। जब मेरा जन्म हुआ तब सिरोंज राजस्थान का पार्ट था। हमारे पिताजी ने 1942 में आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। वो जयप्रकाश जी के साथ काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक भूमिगत रहे, अंडरग्राउंड रहे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके बाद वो मध्य प्रदेश का पार्ट बना। 1156 को मध्य प्रदेश में आया। उस समय हमारे पिताजी वहाँ चूँकि राजनीति में थे और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। उस समय जो नेता होते थे वो घर फूंक के तमाशा देखते थे। उसके कारण हमारी पढ़ाई की तरफ हमारे पिता ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिरोंज में भी पढ़ाई सिर्फ हायर सेकेंडरी तक थी। और जब मैंने हायर सेकेंडरी 1962 में पास किया तो भोपाल ही एक ऐसी स्थान था जहाँ आकर के हम अपनी हायर एजुकेशन कर सकते थे। हमारे बड़े भाई यहाँ पहले भोपाल में रहते थे जी। मैं 62 में भोपाल आया। यहाँ हमीदिया कॉलेज से मैंने बीए किया। उस समय में 63 में से ही मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम किया, फिर यूनियन बैंक में काम किया और 1965 में मैंने बीए किया, फिर 67 में लॉ किया। मतलब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करते थे? पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करता था मैं जी। और जैसे ही मेरी पढ़ाई लॉ की ख़त्म हुई तो चूँकि हमारे पिताजी आर्थिक संकट से भी जूझ रहे थे और सामाजिक रूप से भी प्रताड़ना और राजनीतिक प्रताड़ना भी उनको थी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से थे। हर दिन आए दिन मुकदमे बनते रहते थे, आज दिन पुलिस से संघर्ष होता रहता था जी। तो ये सोचा कि भाई पिताजी की मदद करने के लिए वकालत में आना चाहिए और कोई एक आदमी वकील बनना चाहिए घर में। लेकिन भाई साहब, अभय जी, एक बड़ी दुविधा नहीं रही होगी, परिवार को कैसे राजी किया होगा कि नौकरी छोड़ के वकालत? क्योंकि पिताजी चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि मत वकालत में आओ, जो अच्छी नौकरी कर रहे हो नौकरी करते रहो। मगर हमें उनके संघर्षों की कहानी भी दिख रही थी कि वो काफ़ी संघर्ष करते हैं, इसलिए फिर मैंने वकालत शुरू करी। देखिए, वकालत का प्रोफेशन एक बड़ा कठिन प्रोफेशन है। पिछले 5-10 आरंभ के जो वकील के 8-10 साल होते हैं वो बड़े संघर्ष के होते हैं। उस समय उसे परिवार भी बसाना होता है, लाइब्रेरी भी जुटाना होती है, अपना स्थान भी समाज में बनाना होता है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी जो पहला केस तो ठीक है, पर पहली आमदनी कितनी थी आपकी वकालत से? पहले दिन मैं जब इंडिपेंडेंट शुरू किया, हमारा जो सीनियर था वो हमें 5 रुपये भी महीने के नहीं देता था जी, समझे। चाय भी हम लोग दूसरे दोस्त लोग पिला देते थे कोर्ट में दोपहर को। और हम 1-2 साल तो कुछ कमाई ही नहीं। जब इंडिपेंडेंट किए तो पहली कमाई पहले दिन 10 रुपये की हुई थी, है ना।
एक तो बड़ी खुशी हुई होगी। लगा कि भाई चलो 10 रुपये आज कमाए हैं तो 300 रुपये महीना कमा लेंगे। अभी 1000 रुपये 1500 रुपये महीने की नौकरी छोड़ के आए हैं बैंक की। उस समय बैंक की तनख्वाह भी 1000-1500 हुआ करती थी। तो लगा ठीक है। फिर मैंने एक अपना नया प्रयोग किया कि कोर्ट में काम तो होता नहीं था। गए कोर्ट चले गए, एक आध केस है चले गए, एक आध सीख रहे हैं जज उसके साथ में, सीनियर के साथ में, उसके साथ रह गए। फिर दोपहर के बाद हम लाइब्रेरी में बैठ के हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने ये शुरू किया कि किसी सब्जेक्ट पर हम किताबें लिखना शुरू करें। पहले मुझे एक केस मुझे कोऑपरेटिव का मिला कि एक यहाँ ये जो गुलाबगंज करके एक गांव है, वहाँ का एक आदमी आया और बोला साहब मेरा बैंक ने ट्रैक्टर नीलाम कर दिया और मेरा ट्रैक्टर तो 30-40 हज़ार का है उस समय और बैंक ने 5,000 रुपये में नीलाम कर दिया। तो मैं गया, फिर वहाँ से बाज़ार से मैंने कोऑपरेटिव की किताब खरीदी, पूछा किसने नीलाम किया। मैं नीलामी वाले ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा भाई इसमें क्या रेमेडी है। तो उसने जो रेमेडी बताई, फिर हमने उसका ट्रैक्टर बचाने की भरसक प्रयास किए और मैं उसमें सफल भी हुआ। उसका ट्रैक्टर नीलामी से मैंने छुड़ा दिया जी। उसने, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे तो नीलाम नहीं हो सका उसका ट्रैक्टर। तो वैसे वैसे फिर एक आया तो फिर दूसरे गांव का आदमी आ गया कि साहब मेरे ऊपर भी लोन है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको उस क्षेत्र के मुकदमे मुझे मिलते रहे। तो मैंने उस दौरान एक कोऑपरेटिव पर किताब लिख दी। जब किताब लिखी, इसके पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक में भी काम करता था। उस किताब को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया, मेरी किताब को। जब पुरस्कार मिला तो उसकी सब जगह खबर फैली कि भाई कोऑपरेटिव की किताब पर पुरस्कार मिला है। तो आपको कितना अनुभव था वकालत का? 2-3 साल का। 3 साल में आपने किताब लिख दी, ऐसी पुस्तक लिख दी जिसको पुरस्कृत किया जिसको गया। पुरस्कार मिल गया। पहली किताब थी और मध्य प्रदेश की पहली किताब थी जिसे पुरस्कृत किया भारत सरकार। वाह। तो उसके कारण मेरे को बड़ा प्रोफेशन में बड़ा जमने का और आगे काम करने का और मुकदमे मिलने का एक मेरे पास, तो उस तरह के मुझे मुकदमे मिलते रहे। मतलब लेखन के साथ मुकदमे मिलने का कॉम्बिनेशन बन गया, ये फाउंडेशन बन गया। तो वो जो मुकदमे काफ़ी लंबे चले, किसान आए, तो उसके कारण पैसा भी आया और थोड़ा सा हिम्मत भी आई वकालत करने की कि चलो भाई हम वकालत कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्रम बढ़ा। इसके बाद कई और तरह के मुकदमे वहाँ कोर्ट में मिलते गए। क्रिमिनल केसेस भी आपने लड़े? क्रिमिनल केसेस मैंने कम किए, वो आबकारी के मुकदमे कुछ थोड़े किए, मगर चूँकि मैंने गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ वकालत शुरू की थी तो उनके पास क्रिमिनल केसेस काम करने का मौका मिला। वो 4-4 सेशन ट्रायल लगे रहते थे एक जज, एक वकील के पास। तो वो मेरा डिस्ट्रिक्ट जज, वो जो मेरा जो गवर्नमेंट एडवोकेट था, वो कहते चलो ये ट्रायल तुम करना, ये ट्रायल तुम करना। तो ऐसे करके हमको सेशन ट्रायल करने का मौका, सीखने का मौका मिला उनके साथ में। तो मगर जब हम वकालत में आए तो वकालत में कोई मर्डर केस की ट्रायल इतने जूनियर वकील से नहीं करवाता, समझे ना। कोई हीनियस क्राइम की आपको मिलते हैं। आपको तो जब वकालत में फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमे मिलते हैं, अफीम के मुकदमे मिलते हैं, शराब के मुकदमे मिलते हैं, चोरी चपाटी के मुकदमे मिलते हैं, सट्टे के मुकदमे मिलते हैं। मैं एक सट्टे का केस मैंने ले लिया और मैं जज के सामने पेश हुआ। तो उसने कहा तुम्हें सट्टा खेलना आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले चलो रखो फाइल यहाँ, जाओ पहले सट्टा कैसे खेला जाता है सीख के आओ। तुम वकील हो, अगर वकालत करनी है क्रिमिनल में तो और सट्टे के केसेस करने हैं तो पहले सट्टा खेलना सीखो, उसका राज क्या होता है, कैसे सट्टा खेला जाता है, तभी तुम अपने वकील को बचा पाओगे। तो यहाँ के तो फिर मैंने कहा मुझे सट्टा खेलना ही नहीं आता, तो मैंने वो मुकदमे छोड़ दिए। जो वकील जो सट्टे के मुकदमे करता था उसको दे दिया, भैया मेरे केस भी तू कर देना। ये तो एक अलग तरीके का अनुभव हो गया कि कोई जज यही पूछ ले कि आप इस केस को लड़ा, तो इस केस को पहले जो है आप समझने के लिए खुद उसमें जाइए। ये बड़ी सट्टा खेलना सीखिए, कैसे वो नाल काटी जाती है, कैसे क्या होता है, उसके अपने नियम उस खेल के। जी, तो वो अगर आपको नहीं आते तो आप मुकदमा नहीं लड़ सकते। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमें वहाँ जमने का मौका मिला। फिर तो ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के जितने कोऑपरेटिव के नेता थे पूरे प्रदेश भर में, वो सब करीब करीब हमारे क्लाइंट रहे और उनके मुकदमे हमने काफ़ी तादाद में किए और सीलिंग के काफ़ी केसेस करने पड़े। सिविल का बहुत काम फिर हमारे पास आ गया, हम सिविल के अच्छे वकीलों में गिने जाने लगे। फिर कोई मैंने भोपाल में 25 साल वकालत करी। मैं वही समझ रहा हूँ, जब आपकी वकालत इतनी अच्छी हो गई, आपको जो है दीवानी और इसके फौजदारी के बहुत सारे केस भी मिलने लगे, तो फिर आपका जज बनने का फिर कैसे सफ़र? क्या हुआ कि हम जस्टिस गुलाब गुप्ता और जस्टिस ओझा थे मध्य प्रदेश में, उन लोगों ने एक सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट करके एसोसिएशन बनाई थी।
उसके तहत वो पूरे प्रदेश में कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो जस्टिस गुलाब गुप्ता को मैं अपना बड़ा भाई मानता था, वो मुझे बहुत चाहते थे। तो उनके साथ हमने पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर, रीवा, सब जगह कॉन्फ्रेंसेस की लॉ के ऊपर। और उनमें जस्टिस कृष्णा और ये सब उस समय के जो लीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस थे वो भी आते थे उन कॉन्फ्रेंसेस में। एक दिन यहाँ विधि मंत्री जी भोपाल आए, हंसराज जी भारद्वाज। उनको राज्यसभा का पर्चा भरना था और उनकी जो पॉलिटिकल राइवलरी थी पार्टी के भीतर, उसमें ये था कि शायद उनका पर्चा काट दिया जाएगा। तो मुझे बुलाया उन्होंने, मैं उनके पास गया। उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि क्या वोटर लिस्ट सीज होने के बाद में, पब्लिश होने के बाद में, रिटर्निंग ऑफिसर को उस वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन करने का हक है? तो मैंने कहा नहीं है हक। कहले कैसे कहते हो? मैंने कहा मध्य प्रदेश का एक फुल बेंच डिसीजन है इस मुद्दे पर, तो मैं अभी आपको ला देता हूँ। तो मैं उनको जा करके फुल बेंच डिसीजन, ये आपने तुरंत जवाब दिया? हाँ, मतलब आपकी एक सेकंड में मैंने जवाब दिया उनको। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम भोपाल में वकालत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा साहब हम भोपाल में के रहने वाले हैं, हम भोपाल में। बोले नहीं, अब तुम जबलपुर शिफ्ट हो जाओ। वो मुझे जस्टिस गुलाब गुप्ता साहब भी कहते थे कि तुम जबलपुर हाई कोर्ट में आ जाओ, हम प्रैक्टिस करना। किंतु मेरी पारिवारिक स्थितियाँ इतनी जटिल थी, समझे, कि नहीं, मैं जबलपुर जाना चाहता था और जाकर के नई सिरे से वकालत जमाना भी मुश्किल था। किंतु भारद्वाज जी मुझे ज़बरदस्ती, उन्होंने मुझे भारत सरकार का सीनियर असिस्टेंट, पहले तो असिस्टेंट बनाया मुझे वहाँ जबलपुर में, और इसके बाद 2 महीने बाद सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया उन्होंने भारत सरकार का। अच्छा, भारत सरकार का वकील बन के मैं यहाँ से 93 में जबलपुर गया। और इसके बाद वहाँ जबलपुर में मुझे फिर मध्य प्रदेश सरकार ने भी डिप्टी एजी बनाया। मैं डिप्टी एडवोकेट जनरल भी था मध्य प्रदेश सरकार का। मैं चूँकि 1984 से भोपाल को रिप्रेजेंट करता था स्टेट बार काउंसिल में, बार काउंसिल का मेंबर भी था मध्य प्रदेश, जो एक वकीलों की पेरेंट बॉडी है मध्य प्रदेश में जी। और उस पेरेंट बॉडी में सब वकीलों को सनद देने का काम, वकीलों को सर्टिफिकेट, ये प्रैक्टिस की अलाउ करने का काम बार काउंसिल का ही है। तो मैं 84 से वहाँ बार काउंसिल का मेंबर था। हर हफ्ते हम लोग जबलपुर जाते थे, तो जबलपुर से भी एफिनिटी थी। और उस समय मैं जब जबलपुर गया, उस समय वाइस चेयरमैन भी था बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन था। तो इतनी सब पोजीशंस के साथ जब मैं जबलपुर गया तो जबलपुर में बहुत अच्छा लगा, और वही मेरी जबलपुर में जाने का ही कारण बना कि मैं वहाँ से हाईकोर्ट जज बन पाया। तो क्या ऐसा होता है, जैसे आप भोपाल से वहाँ गए तो जबलपुर के जो वकीलों का कैसा रिस्पॉन्स? आप शुरू में आपको एक्सेप्ट नहीं करते, किंतु जब आप अपनी धाक जमाते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप उनको सामने आँख से आँख मिला के खड़े होते हैं, तब आदमी को लगता है कि नहीं, इस लड़के में भी मेटल है। तर्क जो है, तथ्य तर्क, आप वो उनको स्वीकार करना पड़ा। फिर मुझे भी बाद में लगा कि मैंने यहाँ आने में देरी कर दी और पहले आना चाहिए था, ऐसा मुझे बाद में लगा। मगर ठीक है, नियति जब चाहती तभी आपका जाना होता है। एक वकील की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके केस जीतने का प्रतिशत तय करता है। आपका क्या? हम तो भाई, हमारा प्रतिशत बहुत अच्छा था, हम बहुत मेहनत करते थे, और कोई मुकदमा अगर आ गया है तो फिर उसमें पूरी जान लगा देते थे ताकि हम उस मुकदमे को लूज़ ना कर पाए। तो मेरा तो परसेंटेज बहुत अच्छा था। इत्तेफाक से ही कोई मुकदमा लूज़ कर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ कोशिश करते थे कि जो क्लाइंट हमारे पास आए हम उसको कुछ रिलीफ दिलाएं, ज़रूर दिलाएं, समझे। तो हमारे क्लाइंट हमारे से बड़े खुश रहे जीवन भर। फिर जब हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने लगे, भारत सरकार के वकील के रूप में भी करने लगे, असिस्टेंट एजी बन गए। वहाँ की काम तो बहुत अच्छा था, मगर लाइफ बड़ी टफ थी। आप समझो, खाना खाने का भी समय नहीं था। सुबह 9:30 बजे हाई कोर्ट पहुँचना है, और जब मैं डिप्टी एजी था और भारत सरकार का वकील था, तो खास तो आपकी ड्यूटी चीफ जस्टिस की कोर्ट में रहती थी। आपको चीफ जस्टिस को संभालना और जिम्मेदारी। फिर तो आप ये देखिए कि अगर हम 10:35 पे अगर कभी कोर्ट में पहुँचे, कहीं इत्तेफाक से लेट हो गए किसी कारण से, तो जहाँ मेरा चैम्बर था वहाँ से लेके चीफ जस्टिस की कोर्ट तक हम लोग दौड़ वर्चुअली लगाते थे, दौड़ना पड़ता था। अगर कभी 10:30 पे कोर्ट बैठ जाती है, अगर हम 10:35 पे पहुँचे तो पता लगा 15वें नंबर का केस सुनवाई चल रही है, 14 केसेस 5 मिनट में निपट गए। तो वहाँ लेट होना तो मतलब समय की पाबंदी हाई कोर्ट का एक बड़ा कठोर नियम है, और आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो।
बगैर उसके आप वहाँ वकालत नहीं कर सकते। तो आपको तो 10 सवा 10 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाके खड़ा हो जाना, किसी भी और बाकी कोर्टों में भी सवा 10 बजे ही खड़ा हो जाना। अगर आप 10:35 पे भी पहुँचे हैं तो आप अपने कई केसेस मिस कर देंगे। फिर आपका जब हाई कोर्ट के जज के लिए अनाउंसमेंट हुआ तो आपको कब पता चला, और क्या पहले से क्या होता है, देखिए हमारा नाम तो 96 में चला गया, मगर हमारा नाम क्लियर होने में 3 साल लग गए। 99 में हम जज बने। उस समय बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने व्यवधान आ गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया, और जस्टिस पुंची थे, MM पुंची, जो CJI बने थे, उनको लेकर के एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो गया सुप्रीम कोर्ट में। उसको डिसाइड, वो जब रेफरेंस डिसाइड हुआ तब हम लोगों के नाम क्लियर हुए, तो मैं फिर 99 में जज बना। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? पहले मैं जबलपुर में रहा। जबलपुर के बाद चीफ जस्टिस ने मुझे इंदौर भेजा, फिर मैं 5 साल के करीब इंदौर में रहा। इंदौर से फिर मुझे ग्वालियर भेजा, मैं फिर ग्वालियर में रहा। ग्वालियर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहा वहाँ की बेंच का। ग्वालियर में हमने बहुत काम, इंदौर बेंच में भी बहुत काम किए, ग्वालियर बेंच में भी बहुत काम किए, और मैं 2008 में रिटायर हो करके फिर वहाँ से मुझे एक दिल्ली में एक बड़ा ट्रिब्यूनल था, उसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, और अगर जज नहीं होता था, जैसे मुझे बनाया, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस दिया और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी दी। हाँ, उस ट्रिब्यूनल का वो था, एक सिक्का में बना था, एक सिख इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो ट्रिब्यूनल बना था। उसका नाम था अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। वो क्या करते थे कि BIFR एक था, BIFR का ये अपीलेट ट्रिब्यूनल था। BIFR में सिख इंडस्ट्रीज़ को रिहेबिटेट करने का काम होता था। कोई इंडस्ट्री सिख हो गई है तो उसको कैसे वापस रिवाइव करें, क्या रिवाइव हो सकती है, नहीं हो सकते, क्या उसको सुविधाएं देनी हैं, कैसे जो उसके पास उसने लोन ले रखा है, कैसे उसने उसको कर्जा वापस करना है, तो वो बैंकों के साथ उसका कैसे सेटलमेंट होगा। एक बड़ा ट्रिब्यूनल था। आप वकील भी रहे और फिर आप जज भी बने। कौन सी भूमिका आपको चुनौतीपूर्ण लगी और कौन सी भूमिका में आपको लगा कि ये? सभी भूमिका, वकील की भूमिका भी चुनौतीपूर्ण थी। क्या होता है, वकील को शाम को आप ऑफिस में बैठे हैं, एक क्लाइंट आया कि साहब मेरी एक अपील है, एक नया विषय है, आप इसको कल आर्ग्यू कर दीजिए, तो वो अपनी परेशानी आपको दे गया। अब आप उसकी फाइल पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको उसको दूसरे दिन आर्ग्यू करना है, तो हर दिन उसकी जीवन में एक चैलेंज है। वकील के जीवन में रोज़ ही एक नया चैलेंज है। जज का काम भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस रूप में चुनौतीपूर्ण है कि वैरायटी ऑफ केसेस आपके सामने लगे। मान लो कल आपके पास 100 मुकदमे लगे, तो आपको 100 की 100 फाइलें पढ़ के आपको कोर्ट में जाना है। आप जो फाइल नहीं पढ़ के जा पाएंगे, उस फाइल में फिर आप कोई ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, कोई सुन नहीं पाएंगे, समय लगेगा, आप तुरंत निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो रात को अगर घर से पढ़ के जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस केस में क्या है, इसको कोई रिलीफ मिल सकती है कोर्ट से कि नहीं मिल सकती, इसको एडमिट करना कि नहीं करना, इसमें नोटिस देना कि नहीं देना। तो ये क्रम एक चलता रहता है। जज की लाइफ भी, जज को भी कोई, मुझे लगता है कि 15-18 घंटे रोज़ काम करना पड़ता है। एक फ़ाइल उसके पास, रात को वो फाइल पढ़ के जाएगा, फिर वो फाइल कोर्ट में सुनेगा, फिर उसमें ऑर्डर करेगा, वो फिर ऑर्डर के बाद फिर फाइल उसके पास आएगी, फिर तो ऐसे करके एक फ़ाइल जज के पास 2-3 बार आती है। क्योंकि जब हाई कोर्ट में आप जज थे, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तीनों बेंचों में आपने काम किया, कभी कोई किसी केस को लेकर ऐसी झुंझलाहट या बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ा हो, बहुत लग रहा हो कि फैक्ट्स कुछ और हैं, आर्गूमेंट कुछ और? रोज ही होता था। कोई ऐसा केस आपको दिलचस्प याद आ रहा हो? मेरे साथ एक जज, क्या होता है कि हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील, जो बड़े केसेस की क्रिमिनल अपील है, मर्डर, डिक्वाइटी और हीनियस ऑफेंसेस जो है, उनमें 2 जजेस सुनते हैं। एक ऐसी केस हमारे पास इंदौर में था कि मैंने उस केस की रिवीजन सुनी, चार्ज के खिलाफ वो रिवीजन खारिज करी, फिर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आई, मैंने केस को ट्रांसफ़र किया दूसरे जज के यहाँ, एक डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्या, उस डिस्ट्रिक्ट जज ने उस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, परिस्थिति जन्य साक्ष्य थी, उसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी कि इसने मार दिया, इसने मार दिया, उसमें और 100 गवाह थे। डिस्ट्रिक्ट जज ने उसमें मृत्युदंड दे दिया, जैसे कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। वो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में उसकी कन्फर्मेशन की अपील भी मैंने सुनी हमारे जज के साथ में। फिर हमने उसको
मर्डर में उसको जो मृत्युदंड था, कैपिटल पनिशमेंट था, उसको LI में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। और हमें शौक तब लगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में उसका एक्विटल कर दिया। इसलिए कर दिया कि उसने नीचे कहा था कि साहब मैं स्पॉट पे नहीं था जब ये क्राइम हुआ, मैं बाहर गांव में था, और उसकी उसने सब एविडेंस भी दी थी, मगर उस एविडेंस पे हमने विश्वास नहीं किया था, और ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं किया विश्वास, और हमने भी विश्वास नहीं किया, और अंततः गतवा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पहली हियरिंग में उसको एक्विटल कर दिया। कभी कभी ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, इंटरेस्टिंग। देखिए आदमी का जीवन कैसे बचता है। बिल्कुल। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट जज ने फांसी पे चढ़ा दिया, हमने उसको फांसी से उतार के आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। एक बात जो भी बहुत ज़्यादा कही जाती है कि न्यायालयों में भी जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और जिस तरीके से दिल्ली के जज के यहाँ जो राशि मिली थी, क्या आप आज कैसा देखते हैं इसको, ये सब चीज़ें है क्या ऐसा? देखिए मैं फ्रेंकली कहूँ शर्मा जी, तो इन कुछ बातों में सत्यता कुछ आ रहा है, लग रहा है कि भाई ये सब सत्य है, और यह सत्य के करीब है ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ आ तो रहा है। उसका हमें अनुभव इसलिए नहीं होता कि कोई हमसे इस तरह की बातें नहीं होती हैं कोई, मगर जो मरमरिंग होती है कॉरिडोर में, हाई कोर्ट के कॉरिडोर में, दूसरे जगह जो चर्चा होती है, तो अब ये भी एक किस्सा है, और बहुत सारी देश में घटनाएं हुई हैं इस तरह के कामों को लेकर के। तो अब इसमें कितनी सत्यता का पुट है ये कहना बड़ा मुश्किल है, वो परसेंटेज बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या भी है कि जो आदमी मुकदमा हार जाता है वो सहजता से कहता है कि अरे जज को पटा लिया होगा, जज से कहलवा दिया होगा, जज ने पैसे ले लिए होंगे इसलिए उसके फेवर में कर दिया। न्याय करने में एक विडंबना ये भी सबसे बड़ी है कि आप दोनों पक्षों को सहमत नहीं समझा सकते, दोनों पक्षों के पक्ष में न्याय नहीं कर सकते। आपको तो दो पार्टी आई हैं आपके सामने, तो आपको किसी न किसी एक पार्टी के खिलाफ फैसला देना है और एक के पक्ष में देना है। तो जिस के खिलाफ फैसला जाता है वो सामान्यतः ये आरोप लगाते ही लगाता है कि मेरा तो बहुत अच्छा केस था, जज साहब ने ऐसा कर दिया मुझे। ये एक स्थिति बन गई है, और कभी ये ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से नीचे। कभी आपके ऊपर किसी ऐसा कोई आरोप किसी ने लगाया, कभी कुछ ऐसा शिकायत हुई? हमारे ऊपर तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। एक बार उज्जैन का हम एक मैटर सुन रहे थे या इंदौर बेंच में, तो एक वकील ने कहा कि साहब वो वहाँ आपके नाम की चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा रुकिए, मेरे साथ सीनियर जज भी था, मैंने कहा साहब मैं इस मैटर को नहीं सुनना चाहता। जब वकील साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा आपसे कोई पार्टी मिली है या कोई आकर के बात करी है, तो मैंने कहा साहब यहीं स्टॉप करें और इस मैटर को दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। भाई हमें ऐसा क्यों सुनना चाहिए, हम ऐसा सुनना भी नहीं चाहते। तो केस से मैं अलग हट गया था। पर अंदर से तो बहुत दुख हुआ होगा कि एक होता ही है कि भाई तकलीफ तो होती है कि भाई हम एकदम निष्पक्ष है, इसके बाद भी पार्टी को लग रहा है कि शायद हमारा झुकाव किसी तरफ है, तो ऐसे मामले को तुरंत जज को छोड़ देना चाहिए। अभी जैसे स्वर्णकांता का मामला आपने देखा दिल्ली में कितना चर्चित हो रहा है, वो देख करके भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। जैसे अगर मान लो किसी ने कहा कि साहब हमें तो आपसे उम्मीद नहीं कि आप हमें न्याय देंगे, और आप तो इस संस्था से जुड़े हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे में जज को तुरंत अपने हाथ खींच लेना चाहिए। ये तो एक न्याय व्यवस्था है, ये तो न्याय का नियम भी है कि अगर कोई आप नहीं भी लिप्त है, अगर किसी आदमी को ये शंका है कि आपसे उससे न्याय नहीं मिलेगा, तो देन आपको स्वयं ही उससे हट जाना चाहिए। कोई ईमानदार जज हैं, मालूम है कि वकील को तो मालूम ही रहता है कि उनको केस की तो पूरी स्टडी होती है कि हम कितने जानता है कि हम कितना % इसको जीतने की उम्मीद रख सकते हैं, ये केस और कितना मैं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, कितनी दम है, कितना। तो ये भी तो हो सकता है कि वो ईमानदार जज हैं, वो टस से मस होंगे नहीं, वो फैसले में न्याय, तो अगर उनको ये ट्रिक वही बोल रहा हूँ, वो भी होता होगा हटाने के लिए कि जज इस मुकदमे से ना सुने, समझे, चूंकि ये तो मेरे खिलाफ फैसला देगा। कई बार होता है। एक बात और जो आजकल जज के पास चले जाएंगे, हाँ, सुनने को ये भी मिलती है कि राजनीतिक भी कुछ दखल रहता है कि जुडिशरी में आजकल होते हैं पॉलिटिकल। हमारे सामने तो नहीं किसी कोई पॉलिटिशियन ने किसी मामले में सिफारिश करी, किंतु दबाव आते हैं दबाव आते हैं। उसे कोई ना कोई पेपर में न्यूज़ छप जाएगी कि ऐसा हो रहा है,
वो प्रभावित करेगी, कोई सोशल वो होगा एक प्रभावित करेगा। अच्छा, ये जो दबाव आते हैं ये डायरेक्ट जज के पास आते हैं कि हायर अथॉरिटी के थ्रू आते हैं? नहीं, वो कम, बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब जज खुद पॉलिटिकली अगर अटैच है किसी पार्टी से, किसी नेता से और किसी इसका या उसका रिलेटिव है, तो एक संभावना होती है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे चूँकि आपको ही जैसे जज बनाया गया या अभी वर्तमान में जो जज बनाए जा रहे हैं, चूँकि सरकार तो होती है, किसी न किसी दल की सरकार होती है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि नाम आगे बढ़ाने में? दिमाग में प्रेशर रहता नहीं नहीं, आगे नाम बढ़ाने में कि जैसे फर्क पड़ता है कि फलाने जो है वकील साहब। चीफ मिनिस्टर का भी हाल रहता है, चीफ मिनिस्टर का हाथ रहता है जज को आगे बढ़ाने, जज का नाम रिकमेंड करने में, क्योंकि फाइल उसके थ्रू भी मूव होके जाती है। हाँ, पॉलिटिकल, उतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है समझे, क्योंकि जज के लिए दूसरा आईबी की रिपोर्ट जाती है, वो सरकार के कंट्रोल में होती है। आईबी की रिपोर्ट आपके खिलाफ जब आपको जज बनाया जाएगा तो पहले आपकी आईबी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। हाँ, तो वो आईबी आपके खिलाफ रिपोर्ट अगर देगी तो वो आपके एलिवेशन में फ़र्क डालेगी। अभी जो एक बड़ा मामला चल रहा है कि सीबीआई के जो निदेशक है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो उसके लिए एक जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में प्रधानमंत्री और साथ में न्यायपालिका के भी जो है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते हैं। लेकिन जब ये प्रेशर, आज ही ये खबर है। हाँ, लेकिन जो जब इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को अपॉइंट करने में क्यों नहीं, मतलब यानी चीफ जस्टिस को रखा जाता। चीफ जस्टिस के रहने से लोगों को, जनता को ये भरोसा होता है कि इसमें नियुक्ति में निष्पक्षता बरती गई होगी। तो ये भरोसा क्या सरकार तोड़ रही है? जो एक स्थापित जो ये इंडिपेंडेंट पोस्ट है जी, जैसे जज की पोस्ट है उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, उसी तरह और दूसरे जो कुछ पोस्ट हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं बहुत सारी हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं बहुत सारी, वहाँ पे जिनको जज बनाना है, चेयरमैन बनाना है। तो अगर पारदर्शिता लानी है तो चीफ जस्टिस या जुडिशरी के किसी व्यक्ति को रखने से अगर पारदर्शिता आती है और उसमें विश्वास अगर जनता का जमता है तो ये करना चाहिए। कॉलेजियम को लेकर बहुत सारी सरकार हमेशा जो है इस पर सवाल उठाती है, तो ये उनका पॉलिटिकल है या वास्तव में कॉलेजियम में ही बहुत सारी खामियां आ गई हैं? अब वो दोनों बातें हैं, कॉलेजियम में भी थोड़ी सी खामियां हैं और इसके साथ सरकार भी चाहती है कि ये सब नियुक्तियां हमारे थ्रू हों, हम नाम भेजें, हम किसको जज बनाना है। अभी क्या होता है कि ये जो बात आ रही है कॉलेजियम को लेकर के, जो क्रिटिसिज्म को लेकर के आ रही है, किसी जैसे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट या किसी स्टेट में हाई कोर्ट जज बनाना है, तो अभी प्रक्रिया क्या है कि चीफ जस्टिस देखता है, चीफ जस्टिस है और साथ में उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो वो उनसे पूछता है किसी को नाम भेजने के पहले। एक तो वो खुद जज करता है चीफ जस्टिस के, भाई ये लड़का बहस कर रहा है मेरे सामने, इसको ला का अच्छा ज्ञान है, ये मेरे सामने रोज अपीयर होता है, इसको मैनर्स भी हैं वकालत करने के, ही कैन बी ए बिफिटिंग जज, अच्छा जज बन सकता है। तो फिर उसका नाम वो अपने दोनों जजेस के साथ पूछ करके उसको रिकमेंड करके भेजते। अब उसमें थोड़ा सा कभी कभी कोई चीफ जस्टिस ऐसे जज का नाम भेज देता है कि जो उसके सामने अपीयर नहीं हुआ, जिसने वकालत नहीं करी या जिसके खिलाफ कोई लांछन है, तो ऐसे नाम भी कभी कभी जब जाते हैं तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो कॉलेजियम पर उस हिसाब से लगाया। अब इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है, सरकार चाहती है कि इस अपॉइंटमेंट को, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और ये कॉलेजियम सिस्टम की जगह सरकार ही नाम भेजे। वो ज़रा थोड़ा सा जुडिशरी को अच्छा नहीं लग रहा है। जुडिशरी स्वयं, जैसे वो एक बीच में कानून उन्होंने बनाया था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए स्ट्रक डाउन कर दिया। अब ये लग रहा है कि भाई आप जज बनाते हैं, आप ही जुडिशरी हैं और आप अपनी लोगों की नियुक्ति करते हैं, तो कहने में तो ठीक है, मगर जब चीफ जस्टिस नाम भेजता है या कोई, तो उसमें एक निष्पक्षता का पुट रहता है।
वैसे मैं आपके नज़रिए से समझना चाहूँ या दर्शकों को आप बताना चाहें कि क्या कॉलेजियम ठीक है या कुछ सुधार के साथ सरकार का हस्तक्षेप या कोई मध्यस्थ कोई इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या मध्य स्टेट का जो कॉलेजियम है वो और ज़्यादा व्यापक थोड़ा हो जाए और सभी से कंसल्टेशन कर ले। ये बड़ी बात है ना कि कॉलेजियम से बाहर जाके जो है निष्पक्ष समीक्षा। अगर मान लो 3 जजेज में कोई नहीं बन पा रही है, मान लो 3 जजेज में कोई नाम आया, एक जज उसका विरोध कर रहा है, तो फिर वो और दूसरे लोगों से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज कॉलेजियम का मेंबर नहीं है, मगर मान लो कलकत्ते का किसी व्यक्ति को जज बनाना है तो कलकत्ते के जितने जजेज हैं उनसे पूछ लेते हैं, चाहे वो मेंबर भी नहीं हो, कि भाई ये आपके यहाँ का व्यक्ति आ रहा है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट लाएं नहीं लाएं, क्या इसके क्रेडेंशियल्स है, क्या इसके बारे में स्टेट में इनपुट है। तो वो चीफ जस्टिस चाहे तो करता है और उससे क्या होता है कि एक निष्पक्ष राय एक व्यक्ति के बारे में मिल जाती है चीज़ें। पर अभी तक आप क्या समझे, सरकार इसमें क्या चाहती है? सरकार तो उसकी कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए तो सरकार कहेगी जिसको जज बनाओ, तो वो खाली कंसल्टेशन रह जाएगा चीफ जस्टिस का। दूसरा, अभी समान नागरिक संहिता की बात चल रही है जी, चूँकि संविधान में ही कहा गया है, तो लंबे समय तक सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उस पर अमल करने के लिए कोई प्रयास किया। हो सकता है उनके अपने एजेंडे रहे होंगे। अभी भारत सरकार ने इसको यूसीसी को लागू करना चाहे, बहुत अच्छा है ना, और गुजरात और उत्तराखंड में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट बनाने की तैयारी है। यूसीसी लागू होने के बाद जुडिशियरी में खासकर उसमें कितना फर्क आएगा, मतलब फैसलों में क्या सहूलियत मिलेगी या दिक्कत बढ़ जाएगी? मैं आपको बताऊं, या किसी समाज के साथ अन्याय हो जाएगा? संविधान में फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर के ऑनवर्ड आर्टिकल तक कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं ने इन नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए डाला था कि भाई अल्टीमेटली हमें ये गोल अचीव करना है। कोई भी सरकार इस देश में रूल करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार देश में शासन करे, किंतु उसको ये सब गाइडलाइंस हैं कि आपको इनको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आपको पूरा करना है। तो यूसीसी को कई परिस्थितियों जिसके कारण भी सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मगर वो चूँकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं तो एक जैसे आदिवासियों को लेकर एक भ्रम है, आदिवासियों के रीति रिवाज परंपराएं क्या उसमें यूसीसी में कैसे, और दूसरा मुस्लिम समाज को लेकर भी एक वो है कि उनकी तो अलग, हाँ, उनको क्या है कि फिर उनका थोड़ा पर्सनल लॉ, जैसे बीच में ख़त्म किया साहबानों के केस के बाद, आपको मालूम है 125, हमने भी कभी पर्सनल लॉ की तरफ ध्यान नहीं दिया, जजेस भी नहीं देते हैं ध्यान। तो जैसे धारा 125 में मेंटेनेंस दिलाना है किसी को, और पति पत्नी में नहीं बन रही है, पत्नी इज ऑलवेज ए वीकर सेक्शन मान के चलते हैं, तो उसको भरण पोषण का देना है, पैसा देना है भरण पोषण के लिए। तो इस तरह के बहुत से कानून हैं जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ लागू करना चाहिए। वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हाँ, और वो स्वागत योग्य, और सरकार को हिम्मत करके उसको लागू करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये जो कोई समाज प्रिविलेज लिए बैठा है, समझे, कोई उसको धार्मिक मान्यता का रूप दे रहा है, जैसे 3 तलाक ख़त्म किया, अल्टीमेटली एक बुराई थी, वो सामाजिक बुराई थी, तो इसका कोर्ट के और जजेस पर तो असर नहीं पड़ेगा, किंतु सामाजिक परिवर्तन पे असर पड़ेगा। यूसीसी के लागू होने से समाज में एक जो बहुत सारी जैसे कि कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में सहायता मिलेगी। एक और बीच में बहुत बवाल मचा था, उसको लेकर विरोध भी हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी नई जो गाइडलाइंस जारी की थी जी, उस पर तो चूँकि आप तो जुडिशरी से हैं, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो ये है ही कि भाई यदि किसी पे आरोप है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? गलत हुआ है वो नियम तो नहीं ठीक है, वो नियम देखा था उस समय, वो नियम ठीक नहीं है, उससे तो अन्याय होगा लोगों के साथ में। एक तरफा आप कर देंगे, कुछ भी कर दें, पर ये हो कैसे जाता? सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं,
इतना बड़ा नाम है विषय, और ये ऐसा नियम बना लेते, कहाँ चूक कहाँ से हो जाती है इनमें, या ये भी कोई एजेंडे के तहत हो जाती चीज़ें? इसको यूँ कह सकते हैं कि कुछ मनमानी लोग करना चाहते हैं वहाँ बैठ करके, किस तरह के कोई भी कानून बना देते हैं जो सामान्य नियमों के विपरीत होते हैं, वो न्याय के तराजू पर ठीक से नहीं उतरते हैं। तो ऐसे नियमों का तो कोई वो कानून तो ठीक नहीं बनाया उन्होंने। दूसरा भी सरकारों में एक चलन बहुत बढ़ गया है, केस ट्रांसफ़र या जो लोक कल्याण की जो परिभाषा जो बदल रही है, कैश ट्रांसफ़र करना, लाडली बहना और इस टाइप की स्कीम लाना। ये ठीक है कि आर्टिकल 38 जो है आपको लोक कल्याण के लिए कार्य कर, पर आप ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो योजना आ रही है, ये क्या कानून की परिधि में कहाँ जाके कि कुछ गलत चीज़ों को भी कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। अब इतनी सारी वो बांटी जा रहे हैं कि अभी जैसे अब जुडिशरी किस रूप में लेगी आई डोंट नो, मगर मद्रास में उन्होंने कहा कि हम शादी में 8 ग्राम सोना देंगे, 8 ग्राम सोना देंगे। क्या? अरे भाई, जब आप यूनिफॉर्म की बात करते हो, जब आप कहते हो दहेज प्रथा को आप ख़त्म कर रहे हो, जब दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हो, उसको कानून बना रहे हो, तो फिर 8 ग्राम सोना आप सरकारी खजाने से क्यों देंगे? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा ज़्यादा बड़ी रेवड़ी उन्होंने सत्ता के लिए बांट दी। तो अब कानून में देखिए, आर्टिकल 38 का बेसिक कंसेप्ट ये था कि भारत सरकार जैसे राम राज्य की बात करते हैं कि हम देश को लोक कल्याण का, हमारे देश में हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे और सरकार का मोटो होगा जनता का लोक कल्याण करना। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चियों को साइकिल बांट दी या कोई लैपटॉप दे दिए बच्चों को। अब वो कितनी ज़्यादा किन पर, इस पर कोई अब गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत का समय है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आके इस मामले में गाइडलाइन बनानी चाहिए कि किस सीमा तक आप जा सकते हो। अच्छा, उसमें लिखा है आर्टिकल 38 में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए के साथ साथ हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। उसमें साथ में क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा, पॉलिटिकल वेलफेयर होगा और इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। ये तीनों उसकी परिधि में आना चाहिए। अब ये बड़ा व्यापक रूप इसको दे दिया। लेकिन अगर इस पे अगर जैसे ये रेवड़ी कल्चर है, तो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, हाँ, वो भी तो यही है, आर्टिकल 38 का ही पार्ट है, उसी के तहत कर रहे हैं वो। नहीं तो वो सही है, ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैंने कहा ना, ये एक बड़ा डिबेट का विषय है। कौन सी चीज़ जो आप जनता को दे रहे हैं वो उसका आर्थिक फ़ायदा करेगी कि सामाजिक स्टेटस बढ़ाएगी या कोई पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ाएगी, वो जो आप जो कुछ भी देना चाहते हैं, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में लोगों को आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब बराबरी के दर्जे पर लाना है जी। तो अब ये इस तरह की चीज़ें बांटने से कितनी बराबरी आएगी, ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है और इसका थोड़ा सा हमें लगता है कि ज़रा ज़्यादा ही, थोड़ा मिसयूज़ भी कह सकते हैं, हो रहा है। ज़रा सरकारें नई नई तरकीबें लेकर के आ रही हैं अंडर आर्टिकल 38 को एक्सपांड करने के लिए। दूसरा जो सबरीमाला प्रकरण है, जो याचिका है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की। क्या इस तरीके की ये अगर इस तरीके की समीक्षाएं होगी तो पूरे देश के बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे धार्मिक स्थलों में अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं हैं। वो अभी चीफ जस्टिस साहब का जो एक करेंटली मैंने सुना, रिमार्क सुना उसका, कि भाई इन सब पचड़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। भाई जिसकी जो सामाजिक मान्यता है, जिसकी जो धार्मिक मान्यता है, उस मान्यता को वो निभाता रहे, हमें उसमें क्यों इंटरफियर करना चाहिए। जैसे कोई आदमी भगवान को हाथ जोड़ के ही तृप्त होना चाहता है, कोई साष्टांग प्रणाम करता है, कोई आदमी घर से मंदिर तक साष्टांग प्रणाम करते हुए जाना चाहता है, तो वो कहेंगे नहीं इसमें तो भाई तुम्हारा बदन जल रहा है, बदन छिल रहा है, ये भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें कोर्ट का ठीक है कि ये सब धार्मिक मान्यताओं के मामले में अब महिला जाए दर्शन करने के लिए कि नहीं जाए, कितनी सीमा तक जाए, ये क्यों भाई, यानी कि सबरीमाला में उन्होंने कहा कि नहीं महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए, मगर अब वो वहाँ पहले तो ऐसा होता था, कोई आदमी ने गलत काम कर दिया तो भगवान के सामने वो जा ही नहीं पाएगा। कभी कोई अंधा हो जाता था, कभी कोई और इस तरह की बातें सुननी। अब भगवान के रूप भी बदल गए हैं, मगर ये सब हर एक की धार्मिक मान्यता है।
और एक बात और है कि अब ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मामले जो हाई कोर्ट के स्तर पर ही सुप्रीम कोर्ट की तरह निर्णय हो जाते थे, अब उसमें भी जो है रसूखदार लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जबकि वो हाई कोर्ट से आगे नहीं जाना चाहिए। क्या है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में डायरेक्ट पिटीशन तब होती जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल जो राइट है वो वायलेट हो। किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आर्टिकल 32 में डाल सकता है, उठा सकता है। अन्यथा उसे हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट आर्टिकल 226 में रिट याचिका लगाना पड़ेगी। 4-5 तरह की रिट हैं हर काम के लिए। तो अब उसको जो बड़े वकील होते हैं वो हर बात को उसका फंडामेंटल ब्रीच के ऊपर लेके जाके उस पिटीशन डाल देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में काफ़ी लीनियंट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरटेन कर रहा है। अभी एक बात और आपने देखी होगी, पीआईएल को लेकर के, ये पीआईएल का ज़माना शुरू हुआ जस्टिस भगवती से, जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और जस्टिस कृष्णा अय्यर तब ये थे, प्रोग्रेसिव जजेस थे, वो पीआईएल का लाए। अब पीआईएल में मैं बताऊं आपको, हम भी जैसे इंदौर में थे तो बरसात के पहले पीआईएल आएगी कि साहब वो शहर के सारे जितने होल हैं, जितने गड्ढे हैं, उनको भरवा दिए जाएँ, सब पशुओं को बाहर किया जाए। अब ये काम हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रह गया है कि भाई पशुओं को कैसे, सरकार को कैसे निर्देश किया जाए कि भाई आप गड्ढे भरो, आप लोग डूब ना जाएं, आप वो जो होल होते हैं वो भरो। तो उसका ज़रा ज़्यादा भी मिसयूज़ हो रहा है पीआईएल का। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी और उस पर हाई कोर्ट भी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है, और बीच में तो बात ये आई थी कि पीआईएल को ख़त्म कर दिया जाए। कोई चीज़ चालू होती तो ख़त्म तो होना मुश्किल है। जनगणना भी शुरू हो चुकी है और इस बार पहली बार जो है जातिगत गणना भी की जा रही है और उसकी घोषणा भी की जाएगी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये समाज के लिए पसंद भी है कि हमें जातिगत ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर रहे थे। हम तो पिछले 40 साल में जातियों से ही लड़ रहे थे कि भाई ये सब ख़त्म होनी चाहिए, जात पात की बात, और समानता लानी चाहिए, इस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर अब जातिगत जनगणना करके तो भेदभाव भी बढ़ रहा है बीच में। ये तो जाति के आधार पर अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरेस्ट हो गया। किस समाज का कितना प्रभुत्व होगा ये उसकी संख्या से आप निर्धारित करेंगे कि उसका कितना पॉलिटिकल वेटेज देना चाहिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या कास्ट को। तो ये लगता नहीं कि हमें अगर ज़्यादा दूर जाना है, हमको देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है, तो ये कोई अच्छा कदम होगा ये कहना मुश्किल है। आपका एक सामाजिक भी चेहरा है जो लोग बहुत जो है इसको पसंद करते हैं। खासकर हाल ही में आपने जो एक मंदिर भी बनवा रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और क्या होता है कि व्यक्ति धर्म से तो जुड़ा रहता है बचपन से, उसको संस्कार भी धर्म से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। कौन व्यक्ति किस समाज में है, तो हमें रूढ़िवादिता नहीं पसंद है, हम रूढ़ि के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझसे 2013 में हमारे विद्यासागर जी जो गुरुदेव थे, उनने कहा कि भाई लंदन के म्यूज़ियम में एक मूर्ति है, उसको वो बहुत बड़ी शुभ है देश के लिए, कई बार देश में आ भी चुकी है और वहाँ की ब्रिटेन की सरकार के लिए भी बहुत शुभ है वो। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए। फिर हमने काफ़ी प्रयत्न किए और उस सरकार से मांग की, किंतु उसमें एक लीगल पेंच भी आ गया कि वो मूर्ति ब्रिटिशर्स कहने लगे कि हम वहाँ से लूटपाट करके नहीं लाए हैं, ये तो गिफ्टेड है हमारे लिए। उनने उसकी गिफ्ट के सबूत दिए और फिर देने से इनकार कर दिया। तो गुरुदेव विद्यासागर जी ने कहा कि हम इसका एक रेप्लिका बना सकते हैं, समझे, बहुत बड़ा और अद्भुत है ये कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। हमारे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं, समझे, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। उन दोनों की एक मिली जुली पहले से 24 तक, 1 से 24 तक की वो मूर्ति है और बड़ी भव्य है। उसको बनाने का भाव मेरे को मन में आया
और मेरे को भी लगा कि इस जीवन में आए हैं, अपन ने सब जगह कुछ ना कुछ किया है, तो कोई ऐसा काम करके छोड़ के जाओ जो लोग आपको याद करें कि भाई आपने एक अच्छा काम किया है। उसमें बच्चों के संस्कार भी आगे बढ़ेंगे, बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी वहाँ पे। और वहाँ मैं ना एक रिसर्च लाइब्रेरी भी डेवलप करना चाहता हूँ वर्ल्ड ओवर में, क्योंकि आज जैनिज़्म में भी क्या हो रहा है कि हमारे इतने प्राचीन शास्त्र हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष विद्या है, हमारे यहाँ वायुयान विद्या है, हमारे यहाँ मौसम की विद्या है, हमारे यहाँ इस तरह के ग्रंथ है जिनमें सारा वर्णन है। तो वो अब क्या हो रहा है कि दूसरी भाषाओं में हैं, अपभ्रंश में हैं, प्राकृत में हैं, जो भाषाएं लोप हो गई हैं और उनके पढ़ने वाले लोग नहीं बचे हैं। तो वहाँ पे मैं एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाना चाहता हूँ कि इन शास्त्रों पर रिसर्च हो, जहाँ पे लोग बैठ कर के रिसर्च कर सकें। और अभी करीब करीब देश के कोई 60-62 कंट्रीज़ में जैनिज़्म की चेयर्स बनाई गई हैं, जहाँ पे जैनोलॉजी पर रिसर्च हो रहा है। तो हमारे पास जो विद्या है, हमारे पास जो विज्ञान है, हमारे पास जो भी एक खजाना है, उसको हम दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। तो वो एक रिसर्च सेंटर यहाँ बना करके उसको हम सारी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ हमारी चेयर है उससे जोड़ेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा काम होगा। ये जोड़ेंगे तो उससे क्या है कि पूरी दुनिया को वो सब देखने मिलेगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि विद्यासागर जी के तो देश में बहुत शिष्य, बड़ी उनकी बड़ी धार्मिक और बड़े अनुयायी, उनके बहुत सारे अनुयायी थे। आपको क्यों चुना? अब मुझे ये नहीं, मैं उनसे कहा, मैंने गुरुदेव से कहा कि भाई मैं तो गुरुदेव सरस्वती पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मी पुत्र नहीं हूँ। आपके पास लक्ष्मी पुत्रों की लाइन लगी है, तो ये काम आप किसी और को भी दे सकते थे, मुझे ही क्यों दिया? मैंने कहा उनसे 2-1 बार, बस हंस दिए, कुछ जवाब नहीं। वाह। तो हमने कहा कि उनकी कुछ ऐसी कृपा होगी, उन्होंने कुछ देखा होगा कि भाई ये मेहनत से कर सकता है, तो अभी वो मूर्तियाँ खड़ी हो गई हैं। हमने अच्छा फिर हमारे एक और, अच्छा यही है वो मूर्ति? हाँ, एक सराक उद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज थे। तो जब मैंने उन्हें कहा कि विद्यासागर जी ऐसा चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो कि ये मूर्ति के लिए पत्थर कर्नाटक से लेके आओ, ग्रेनाइट लेकर के आओ और ग्रेनाइट में ये इस मूर्ति को बनवाओ। तो हमारे एक वहाँ मित्र हैं संजय वाकलीवाल जी बेंगलोर में, उनकी सहायता से मुझे ये पत्थर मिला और हम इस पत्थर को खोज करके लाए, एक वर्जिन खदान में मिला। और आप ये मानिए कि इस पत्थर में कोई एक तिल बराबर भी डॉट नहीं, ब्लैक डॉट नहीं, तिल बराबर भी। ये ईश्वर का ही रहता है, ईश्वर को अपनी कैसे निर्माण, खुद का निर्माण कैसे। जब ये मूर्तियाँ 14 अप्रैल को हमने खड़ी करी, तो आप समझो फूल की तरह जाके खड़ी हो गई। तो ये कुछ ना कुछ शक्ति होती है। अब पत्थर में इतनी शक्ति आ जाएगी, पत्थर को जो कारीगरों ने आकार दिया, भगवान का आकार दे दिया, तो वो वहाँ जा कर के, तो ये बात सही है कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा, वो एक विश्व में अनोखा अपने तरह का चीज़ होगी। और ये मेरी तरफ से भोपाल के लोगों को एक गिफ्ट होगी। आई वांट टू गिफ्ट टू द पीपल ऑफ भोपाल कि भाई हमने आपके बीच से ही हम आए थे और आपके बीच से ही हमने कुछ कमाया था, वो हमने सब आपको अर्पण कर दिया। ये सोच बहुत अच्छी, वो आपको अर्पण कर दिया। लेकिन आपने जाना चाहते हैं। लेकिन आपने जैसा मुझे बताया कि 17 से 18 घंटे जो है एक जज के लिए अध्ययन करना होता है, तो जब आप जज थे तो रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? कुछ गाना वाना, फिल्में देखना? गाने देखिए, जज के पास पिक्चर जाने समय नहीं है, गाना सुनने समय नहीं, ये बेकार की बात है। अगर वो सिंसियर जज है या सिंसियर वकील है तो ये सब नहीं है। हम जब वकालत करते थे तो हमें नहीं मालूम कि हमने कोई पिक्चर अच्छी आसानी से देखी हो, 3-4 टुकड़ों में देख पाते थे। अच्छा। तो हम क्लाइंट को प्रेफर करते थे, क्लाइंट आया है तो भाई ये पैसे देगा हमको, उसी से तो हम सब गाड़ी चलेगी ना आगे, तो क्लाइंट को प्राथमिकता दे देते। ये बात सही है कि मैं आज भी 10-12 घंटे रोज काम करता हूँ। तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? क्या हर व्यक्ति की रिलैक्स होने की अपनी अपनी तरीका होता है कि कोई आदमी सो के एंजॉय करता है, कोई पिक्चर देख के एंजॉय करता है। मैं तो काम करके एंजॉय करता हूँ, मुझे काम करने में एंजॉय, मैं वही मेरा मुझे रिलैक्स देता है। अगर मैं 10-12 घंटे काम करूँ तो मुझे संतोष होता है कि भाई मैंने आज का दिन जो है अच्छे से निकाला। आपके आदर्श कौन है? आदर्श हमारा धर्म है, जैन धर्म आदर्श है हमारा, जैन धर्म आदर्श। उसके जो गुरु हैं, दिगंबर गुरु हैं, वो भी हमारे आदर्श हैं। नहीं, आपके जुडिशरी की अगर मैं बात करूं आदर्श, जुडिशरी में मैं बताऊं कि या आपके ये गुरु जो काम है, ये जो हमने वर्क इज़ वर्शिप, ऐसा कहें, काम को ही हमने पूजा माना।
तो मेरे जीवन में तो मैंने काम को ही पूजा माना। जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में है, उसकी एक जांच को लेकर बड़ा बवाल मचा था, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे। कुछ वो जांच आपने ही की थी शायद। वो जांच मैंने की। शर्मा जी, बहुत अच्छा ये एक प्रश्न है। क्या हुआ कि NLIU बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम तो पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ में था पूरे देश में। यहाँ कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे और जो परीक्षा डील करते थे, उन लोगों ने यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ की। तो पहले तो मुझसे यूनिवर्सिटी के ने कहा कि साहब आप इन लोगों के खिलाफ़ एक इंक्वायरी कर दीजिए, ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये। तो उनके खिलाफ़ मैंने एक इंक्वायरी करी। इसके बाद यहाँ चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस गुप्ता, हेमंत गुप्ता साहब, उन्होंने कहा कि गोहिल यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं समझता हूँ आप एक इंक्वायरी करें इसकी। तो मैंने वहाँ उस इंक्वायरी में काफ़ी लंबा समय लगा। क्या हुआ कि यहाँ पे फेक डिग्रियाँ बांटी जा रही थी। जो लोग परीक्षा नहीं दिए उनको डिग्री दे दी LLB की, जो लोग फेल हो गए उनके काट छाँट कर दिए उसमें टेबुलेशन चार्ट में। इस तरह की घटनाएं थी यहाँ। तो मैंने एक लंबी इंक्वायरी करी, कोई 150 लोगों के बयान लिए, लोगों को बुलाया, लड़कों को बुलाया, लड़कों को कॉपियाँ दिखाई। उसमें आप समझिए मुझे कोई 260-65 बच्चे ऐसे मिले जो फेल थे और उन्हें पास की डिग्रियां दे दी गई। तो ये तो संस्था के ऊपर एक काला धब्बा था। उसको मिटाने के लिए मैंने कहा भाई इसको जितनी जल्दी मिटाया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप इसके कारण बदनाम जरूर होंगे देश में, मगर कम से कम संस्था के कार्यकलापों फ्यूचर के लिए तो एक स्थापित वो बन जाएगा कि भाई नहीं ठीक आपने किया। तो वो मैंने एक इंक्वायरी करी बड़ी उनके कहने से, और उसमें 30-35 बच्चे तो जज बन गए थे। बहुत बड़ी बात। उसमें इतने जजे 42 बच्चे मेरे पास लिस्ट है जो जज बन गए उसी में से। अब हाईकोर्ट खुद दुविधा में है कि भाई क्या करें, इनको जज बना दिया, फिर उनको मौका दिया कि आप दोबारा परीक्षा में बैठिए। तो ये NLIU में ठीक नहीं हुआ। कुछ बदलाव हुआ फिर आपकी इस जांच के बाद? अब बहुत ज़्यादा मुझे खबर नहीं है जांच के बाद इन्होंने क्या किया, मगर इतनी खबर है कि इन्होंने दोबारा उन जजेस की परीक्षा ली, उनको कहा कि आप पास करिए परीक्षा। और अभी वो मैटर चूँकि उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, हर आदमी की सिंपैथी बच्चों के साथ है। मैंने बता दिया था, मैंने कहा साहब यहाँ बहुत गड़बड़ी हो रही है और इसको रोकना ज़रूरी है, अदरवाइज संस्था फिर और नीचे गहरे उसमें चली जाएगी गड्ढे में। तो वो एक मुझे बड़े मन से दुखी मन से वो इंक्वायरी करनी पड़ी। और मैंने देखा, मैंने बच्चों को बुला कहा, जो बच्चे थे, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारी कॉपी में 8 नंबर हैं और यहाँ पे 80 नंबर चढ़े हुए हैं टेबुलेशन चार्ट में, सी दैट क्या है ये। बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया। कई लोगों ने कहा कि साहब कोई IG साहब थे बिहार के, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे किसी राज्य के, हरियाणा के, कोई यहाँ के मध्य प्रदेश के थे। तो उन्होंने कहा कि गोयल साहब मेरा बच्चा, मैंने कहा प्लीज़ आप, मैं कोई गलत नहीं कर रहा आपके बच्चे के साथ, आप आइए, खुद आइए, बच्चे को लेके आइए। मैंने उनको बुलाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया और मैंने कहा कि देखिए ये कॉपी है, आप जो कहें मैं कर देता हूँ। आपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की भी कोई जांच की थी और शायद उसके कुछ आपने मुझे दी 2-3 इंक्वायरी। हाँ, लेकिन उसका शायद जो आपको वो मिलता है मानदेय, उसको लेकर अभी तक नहीं दिया। वो बड़ा बवाल भी उसको लेकर क्या है क्या? ऐसा था, मुझे पहले बताया नहीं कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा। गवर्नर साहब ने कहा, मैंने इंक्वायरी कर दी। शायद मुझे लगा कि वो चाहते थे कि इंक्वायरी में सबको छोड़ छाड़ दूँ, वो नहीं हो पाया मेरे से। तो उन्होंने आज तक मेरी फ़ीस सेट बाद में एक 25,000 का चेक भेजा। मैंने कहा साहब 8 महीने की मेहनत के बाद आप ये 25,000 रुपये दे रहे हो, आप स्वयं ही रख लीजिए इसे। जजों के साथ भी ऐसा हो जाता है? हाँ होता है किया है। अभी नहीं दिया उन्होंने मुझे, गवर्नर हाउस ने मेरा वो सेटल नहीं किया फ़ीस का इशू। तो अभी भी आप क्या मध्यस्थ जो आर्बिट्रेटर की भूमिका? अब आर्बिट्रेशन हम करते हैं, आजकल हम आर्बिट्रेटर हैं। मैं लंदन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मेंबर भी हूँ, लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। और जो बेंगलोर में मैंने आर्बिट्रेशन किया, अभी भी आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, अभी भी आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ। तो वो आर्बिट्रेशन करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। तो ये थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति अभय गोहिल साहब, जिन्होंने अपने जीवन यात्रा के साथ साथ
उन्होंने जज या वकील के तौर पर किस तरीके के अनुभव किए। हमने उनसे कुछ बहुत सारे सवाल भी किए जिनके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। मुलाकातों का यह सिलसिला चलता रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।